दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नहले पर दहला, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और ये धमाके कौन कर रहा है? बड़म वो लड़की अपनी मानसिक शक्ति से हम पर धमाके कर रही है। उफ, वो धमाके करके भाग जाना चाहती है। पकड़ो उसे पकड़ना मुश्किल है बॉस। अभी तो वो अपनी मानसिक शक्ति से धमाके करके सिर्फ भाग जाने की फिराक में है। अगर हमने पीछा किया तो वो हम पर धमाके करके हमें मार सकती है। हम उसके पीछे नहीं जा सकते बॉस। बकवास मत करो, उसके पीछे जाकर उसे खत्म करो। अब उसके बस का धमाके करना नहीं है। वो लाख चाहकर भी वो अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। उफ, वे हत्यारे मेरे पीछे भागे आ रहे हैं। मुझे उन्हें रोकने के लिए उनके रास्ते में विस्फोट करने होंगे, लेकिन अपनी मानसिक शक्ति से विस्फोट करते हुए मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे विस्फोट उनको मार ना डालें। ओह नो, मैं तो अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पा रही हूँ। क्या हुआ मेरी मानसिक शक्ति को? मेरे मस्तिष्क में ये खलबली सी कैसे मचने लगी? उफ, हत्यारे ने तो उफ हत्यारे तो मेरे और भी नज़दीक आते जा रहे हैं। वे मुझ तक पहुंच जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। मुझे परमाणु से संपर्क करना होगा। सेना को परमाणु को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही वहाँ आ पहुँचा। उफ, प्रोबॉट का संदेश पाकर अगर मैं तुरंत ही यहाँ नहीं पहुँच जाता तो इन हत्यारों ने सेना को मार ही डाला था। परमाणु परमाणु इन हत्यारों का बॉस कौन है मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं? ज़रूर बताना सीना। पहले जरा मैं हमला करने को तैयार इन हत्यारों के दिमाग ठिकाने लगा दूं। हमलावरों को बेहाल करते परमाणु के हाथ अचानक खुद ही बेहाल हो गए। ओह, ये मेरे हाथ पांव को क्या हुआ? ये तो ऐसे सुन पड़ते जा रहे हैं जैसे लकवा मार गया हो। क्या हो रहा है मुझे? अब तो मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। आह! उस भीषण वार से परमाणु का शरीर बेजान पुतले की तरह उछलकर दूर जा गिरा। अब हमलावरों के लिए सीना को अपना निशाना बनाना मुश्किल नहीं था। चुम चुम, कटे वृक्ष की भांति सीना का शरीर जैसे ही नीचे गिरा, वैसे ही परमाणु के हलक से गूंज उठी वो दर्दनाक चीख, सीना! इस लड़की के मरने का बहुत दुख हुआ है तुझे। चल, तुझे भी उसके पास पहुंचाए देते हैं। हमलावरों की गनों का रुख परमाणु की तरफ था। देर थी तो सिर्फ गनों से गोलियों के निकलने की, लेकिन गनों से गोलियां निकल पाती उससे पहले हमलावरों के कंठों से चीख निकल गई। आ आ आ! एक पल के बाद ही सबकी चीखें शांत होती चली गई और फिर गूंजे सभी के मस्तिष्कों के फटने की आवाजें। और फिर वो आवाज, ये इसी लायक थे। बालूची, ओह, एक बार फिर ये मुझे बचाने आया है। तभी परमाणु को अपना शरीर सामान्य होता महसूस हुआ। मैं अब अपने आप को ठीक ठाक महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे सबसे पहले सीना को देखना होगा। सीना को देखकर तो परमाणु का कलेजा ही फट गया। उफ, सीना का तो सारा शरीर गोलियों से छन्नी है। मुझे इसे तुरंत ही ले जाना होगा अस्पताल। परमाणु बिना कोई पल गवाए सीना को लेकर अस्पताल पहुंचा था, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। सी इज डेड। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, सीना नहीं मर सकती। कह दो ये सब झूठ है। सच यही है परमाणु, मैंने हर तरह से इसका चेकअप कर लिया है। हमारा विज्ञान कहता है कि ये मर चुकी है, लेकिन हमारा पारा विज्ञान कहता है कि ये अभी जीवित है। इसके जीवन दिए में अभी लौ बाकी है। बालूची जी, सीना जिंदा है, आप ये कैसे कह सकते हैं? हम अपनी योग विद्या से इस लड़के में जीवन के लक्षण देख रहे हैं। पारा विज्ञान में इसे योग मृत्यु कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य की हृदय गति रुक जाने के बाद भी मनुष्य में प्राण शेष रह जाते हैं, लेकिन विज्ञान इसे नहीं बचा सकता है। पारा विज्ञान ही इस अवस्था के मनुष्य को बचा सकता है। ऐसा है तो बचाइए, प्लीज मेरी सीना के प्राण बचाइए बालूची जी।
सीना को बचाने के लिए अगर आपको मेरी जान भी चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। पराविज्ञान का उपचार करने का तरीका अलग है और हमें इस लड़की को बचाने के लिए तुम्हारी जान नहीं बल्कि अमरकुंड का अमर जल चाहिए। अमरकुंड का अमर जल? हाँ, भारत और चीन को बांटने वाली विशाल श्रृंखला में कहीं स्थित है वो अमरकुंड, जिसका जिसका जल अमर जल के नाम से प्रसिद्ध है। इस अमर जल को अगर हम अमृत भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो जल न सिर्फ बड़े बड़े से जख्मों को पल भर में ही ठीक कर सकता है बल्कि नवजीवन भी प्रदान कर सकता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई मनुष्य अमर जल पी ले तो वो अमर हो सकता है? लगभग यही कहना चाहते हैं हम। अगर तुम चाहते हो कि यह लड़की फिर से जीवित हो उठे तो तुम्हें अमरकुंड से वो अमर जल लाना होगा। ऐसा है तो मैं अमर जल लाऊंगा। बताइए, हिमालय की विशाल श्रृंखला में वो अमरकुंड कहाँ स्थित है? अगर यही पता होता तो अब तक ना जाने कितने मनुष्य ने अमरकुंड से जल निकालकर उसे सुखा दिया होता। वो अमरकुंड हिमालय की किन्हीं ऐसी बेहद रहस्यमय कंदराओं में स्थित है जिसके बारे में बाहरी दुनिया के किसी भी मनुष्य को नहीं पता, हमें भी नहीं। जब किसी को अमरकुंड का पता ही नहीं तो उससे अमर जल कैसे लाया जा सकता है? हिमालय की विशाल चोटियों पर या गहरी खाइयों में कहीं एक मठ स्थित है। उस मठ को दिव्य मठ के नाम से जाना जाता है। उस मठ में कुछ ऐसे बौद्ध भिक्षुक रहते हैं जो उस अमरकुंड का पता जानते हैं। उस मठ को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। अगर तुम दिव्य मठ तक पहुंच सको तो तुम उनसे अमरकुंड का पता पूछ सकते हो। क्या तुम ऐसा करोगे? हाँ, मैं ऐसा जरूर करूंगा, क्योंकि सीना जीवित होकर मुझे देश के उस दुश्मन का नाम बताएगी जो अपनी आतंकवादी घटनाओं से देश के अमन और चैन को नेस्तानाबूद करने को उतारू हैं। परमाणु को भारत और चीन सीमा पर स्थित हिमालय की चोटियों पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। इसी क्षेत्र में कहीं वो दिव्य मठ छिपा हुआ है जिसकी मुझे तलाश है। लेकिन यह क्षेत्र न सिर्फ सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है बल्कि इसमें हजारों मीटर ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां और सैकड़ों फुट गहरी खाइयां हैं। क्या मैं इनमें छिपे दिव्य मठ और उसके बौद्ध भिक्षुकों को खोज पाऊंगा? परमाणु को अभी तक कोई बौद्ध भिक्षुक नजर नहीं आया था, लेकिन एक बौद्ध भिक्षुक की नजर में परमाणु आ चुका था। रहस्यमय मनुष्य काफी देर से इस निषिद्ध क्षेत्र में घूम रहा है। निश्चय ही उसके इरादे अच्छे नहीं। मुझे इसे रोकना होगा। आश्चर्यजनक रूप से उस भिक्षुक के मस्तिष्क से निकली उस मानसिक तरंगों ने परमाणु की परछाई को पकड़ लिया। इसी के साथ अरे ये क्या हुआ? अचानक मेरे शरीर ने उड़ान भरना क्यों बंद कर दिया? आ परमाणु कुछ समझ पाता उससे पहले ही ओह छपाक पर कट्टे पक्षी की तरह परमाणु का शरीर नीचे फैली बर्फ में आ गिरा। ओफ, अच्छा हुआ मैं नर्म बर्फ के ढेर में गिरा, वरना इतनी ऊंचाई से गिरने में शरीर की दो चार हड्डियां तो जरूर टूट जाती। गिरने के बाद भी तेरे शरीर की हड्डियां बची रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी हड्डियां टूटने से बची रहेगी। मैंने तेरी परछाई को पकड़कर तुझे गिराया ही इसलिए है कि मैं तेरी हड्डियों को तोड़कर तुझे ऐसा मोहताज कर दूं कि तू कभी भी इस निषेध क्षेत्र में निकलकर वापस ना जा सके। निषेध क्षेत्र? मेरी परछाई को पकड़कर मुझे नीचे पटकने वाला ये लामा, इसका मतलब मैं सही जगह पर आ पहुंचा हूं। यहीं कहीं आसपास ही दिव्य मठ है, लेकिन मैं उस दिव्य मठ तक तभी पहुंच पाऊंगा जब इस लामा के हाथों अपने आप को बचा पाऊं और इस लामा को समझा पाऊं कि मैं इस निषिद्ध क्षेत्र में किस लिए आया हूं। ओह, फुर्ती के मामले में ये ब्रूसली का भी बाप निकला और वार करने के मामले में निकला जैकी चंद का दादा। ओह, शारीरिक ताकत को छोड़कर वो अब फिर अपनी मानसिक शक्तियों से मुझ पर वार करने लगा। मुझे इसे कब्जे में करने के लिए परमाणु ब्लास्टों का सहारा लेना होगा,
नहीं, इस बर्फीले स्थान पर परमाणु ब्लास्टों का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस इलाके में हल्का सा भी धमाका एक भीषण तबाही का कारण बन सकता है। इसे बस में करने के लिए ओह, परमाणु छल्लों का ये इस्तेमाल करूं तो ठीक रहेगा। पैरों के नीचे के बर्फ के टूटते ही लामा बर्फ में समाता चला गया, लेकिन एक पल के लिए ही, क्योंकि अगले ही पल ओह नो, ये लामा तो नीचे से ऐसे ऊपर आ गया जैसे इसे किसी स्प्रिंग ने नीचे से ऊपर उछाला हो। इस बर्फ में अगर किसी की समाधि बनेगी तो वो तू होगा दुष्ट मनुष्य। उफ, अब वो अपनी मानसिक शक्तियों से बर्फ को भयंकर तरीके से उछालकर मुझे उसके नीचे दबाने की फिराक में है। मुझे छोटा होकर बचना होगा। परमाणु के उस विशेषता ने लामा को आंखें फाड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ओह, तो आश्चर्यजनक शक्तियों का मालिक है। मुझे तुरंत ही तुझे बेबस करने के लिए मुझे अपनी इस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। ओह, इस दिव्य शक्ति के सामने अगर तू छोटा भी होगा तब भी वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ओह, मेरे छोटे होने के साथ ही वो दिव्य शक्ति भी छोटी हो गई। अब तो उसे बचने का एक ही तरीका है कि मैं ट्रांसमिट हो जाऊं। इन समय पर ट्रांसमिट होकर परमाणु उस शक्ति से बच तो गया। ओह, भड़ाक! उस शक्ति से टकराने से बर्फ की दीवार का एक बड़ा हिस्सा चूर चूर हो गया, लेकिन उस दिव्य शक्ति से उसके पीछे की परमाणु के पीछे की वो बर्फ की दीवार ना बच पाई। ओह, भड़ाक! उस शक्ति के टकराने से बर्फ की दीवार का एक बड़ा हिस्सा चूर चूर हो गया। इसी के साथ परमाणु का रोया रोया कांप गया। ओफ, बर्फ ने तेजी से अपने स्थान से खिसकना शुरू कर दिया है। अब कुछ ही क्षणों में इस इलाके की सारी बर्फ अपनी जगह से खिसक कर यहाँ एक भयानक बर्फीले तूफान का नज़ारा पेश कर देंगी। मुझे तुरंत ही उस बर्फीले दीवार से बर्फ के खींचने को रोकना होगा, वरना बर्फ का तूफान इस सारी जगह को तबाह कर देगा। बर्फ को गिरने से रोकने का परमाणु का वो प्रयास जल्द ही रंग लाया। उफ, आखिर में बर्फ के एक बड़े तूफान को टालने में सफल हो ही गया। अब मुझे उस हमलावर लामा को देखना है। अब तुम्हें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं हमला करने वाला लामा नहीं, मित्र लामा हूँ। मित्र लामा? हाँ, बर्फीले तूफान को रोकने की तुम्हारी कोशिशों ने मुझे तुम्हारा मित्र बनाने के साथ साथ ये भी बता दिया है कि तुम दुष्ट नहीं हो। क्या है तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य? परमाणु ने अपना उद्देश्य बताया तो गंभीर स्वर में बोला, लामा, अमृत कुंड के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन वो इस क्षेत्र में कहाँ है और उस तक कैसे पहुँचा जा सकता है, इसके बारे में सिर्फ दिव्य मठ के मुख्य मठाधीश ही जानते हैं। वे तुम्हें उसके बारे में बताएंगे या नहीं, इसका निर्णय तो वही करेंगे। वो सामने दिव्य मठ है, तुम उसमें जाकर मठाधीश महोदय से मिल सकते हो। मैं उनसे मानसिक संपर्क कर उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। सामने दिव्य मठ कहाँ है? मुझे तो सामने बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह, मैं भूल गया कि जिस दिव्य मठ को मैं देख पा रहा हूँ वो विश्व की हर शक्ति के लिए अदृश्य है। ठहरो, मैं प्रबंध करता हूँ कि तुम्हें मठ आसानी से दिखाई दे सके। लामा ने तुरंत ही अपना हाथ बर्फ में घुसेड़ दिया, और जब वो हाथ बाहर आया तो उस हाथ में एक चकोर वस्तु मौजूद थी। इससे तुम्हें अदृश्य दिव्य मठ एकदम साफ दिखाई देगा। सचमुच। परमाणु को ना उस मठ के मठाधीश तक पहुंचने में देर लगी और ना उन्हें अपनी बात समझाने में। आश्चर्य, हम तो अभी तक यही समझते थे कि हमारे और इस मठ में रहने वालों के सिवा अमरकुंड का रहस्य बाहरी दुनिया का कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तो तुम्हें मानवता के साथ साथ अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए भी अमरकुंड के अमर जल की आवश्यकता है। जी हाँ, और वो अमर जल मुझे कहाँ से मिल सकता है, यह सिर्फ आप ही बता सकते हैं। नहीं बता सकते। उस अमरकुंड का पता तुम्हें हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने का रास्ता तो हम भी नहीं जानते। ग्लेशियर की भयानक धुंध के बीच वो अमरकुंड कहाँ है, इसका रहस्य औरों की तरह हम भी नहीं जानते। लेकिन तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ आओ, हम तुम्हें उस प्राणी के पास ले जाते हैं जो उस अमरकुंड का रास्ता जानता है। परमाणु को अपने साथ लेकर मठाधीश पास ही मौजूद एक बर्फीली गुफा के पास जा पहुँचे।
उस विशाल यति को देख रहे हो ना, वो कई हजारों वर्षों से जीवित है। वो यति अक्सर उस अमर कुंड तक जाता है और उसके अमर जल से अपनी प्यास बुझाकर आता है। उस अमर कुंड तक पहुंचने का नक्शा उसके मस्तिष्क में अंकित है। तुम्हें उसका मस्तिष्क निकालकर उस पर अंकित नक्शे को प्राप्त करना होगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।